विष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धन्वन्तरये वरदहनसहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान से पहले मैं डॉक्टर तेजस्विनी जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने डॉक्टर विक्रांत जी से हमारा परिचय करवाया। आप उनकी सहधर्मचारिणी है और बहुत ही अच्छा लगा जब सामने से कोई इस व्याख्यान माला को अपना समझकर और क्योंकि इसीलिए ये निःशुल्क रूप से चलाई जा रही है कि भाई सभी की अपनी है और सभी उसमें अपना कर्तव्य समझ के आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो स्पीकर के रूप में योगदान दे, चाहे अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को या कुछ उन्होंने जो यहाँ से सुना है उसको बता के करे योगदान, जिससे हम सभी इस विज्ञान को अपनी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर सके। तो डॉक्टर तेजस्विनी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये नाम, डॉक्टर साहब का नाम हमें सजेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर विक्रांत को आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय देना चाहूंगी। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से आपने पूरी की है और आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएस ऑर्थो आपने एलआरपी आयुर्वेद महाविद्यालय ईश्वरपुर महाराष्ट्र से आपने कंप्लीट किया है। और अभी वर्तमान समय में आप फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द आरोग्य वर्धिनी ऑर्थो केयर सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी आपने एज अ फाउंडर ऑफ द होलिस्टिक ब्लिस फार्मा में भी अपनी सेवाएं शुरू की है, जिसके माध्यम से आप अनेक ऑर्थो केयर के लिए जो विविध योग है उनका योगदान दे रहे हैं। और साथ में मैं आज के विषय के बारे में भी सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि जैसे आज का टॉपिक है अपना पेन मैनेजमेंट क्लिनिकल अप्रोच, क्योंकि इसी पेन मैनेजमेंट के लिए अपना आयुष मंत्रालय ने भी एक बहुत अच्छा थीम के रूप में रखा था कुछ वर्ष पूर्व। उसका भी कारण यही था क्योंकि अगर हम पेन की मैनेजमेंट नो साइड इफेक्ट वाले दर्द से कर लेते हैं यानी आयुर्वेद से कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे रोगियों की किडनी फेल्योर होने से जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग रहते हैं हम सभी जानते हैं, उनसे उनको बचा पाएंगे या फिर उसकी डोज कम कर पाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज का टॉपिक है, पेन मैनेजमेंट क्लिनिकल अप्रोच। तो आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर विक्रांत जी, मैं आपको हार्दिक आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम आपका बहुत धन्यवाद। आप जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, उसमें मुझे शामिल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बाकी सभी श्रोतागणों को मैं भी उनका भी आभारी हूँ कि वो अपना कीमती समय देके मेरे जो विचार है क्लिनिकल अप्रोच टू द पेन मैनेजमेंट उसके सुनने के लिए आप आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिनिकल, अब आपने देखा ही होगा मेरी जो डिग्री है वो बीएमएस एमएस ऑर्थो है। ये थोड़ा सा अलग टाइप की डिग्री है जो महाराष्ट्र में आई थी। अलग टाइप की मतलब बीएमएस में ऑर्थोपेडिक अभी तक किसी से सुना नहीं। मैं हर एक को इंट्रोड्यूस करता हूँ इसके बारे में। और एक अभी फिलहाल ये अभी थोड़ा सा होल्ड पे है। तो ये पहले से थोड़ा सा जब मैं बीएमएस करता था तब हमेशा लेक्चर सुनता था कि स्पेशलाइजेशन करना है। बहुत सारे वैद्य, सीनियर वैद्य भी हमेशा हमें रेकमेंड करते थे, उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लो और उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करो तो आप धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा और ज्यादा डीप पेशेंट को बेनिफिट दे पाएंगे। तो उस हिसाब से कॉलेज के दिनों से ही थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक में रुचि रखने लगा था मैं। और उसके बाद बीएमएस करके जब प्रैक्टिस शुरू की उसके बाद ये कोर्स आया था इन 2015।
सो मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रख के ये कोर्स कंप्लीट किया और बाद में फिर इसमें ही जो कुछ आर्थोपेडिक रिलेटेड इशू पेशेंट को आते हैं और जिसमें जो गैप है मॉडर्न मेडिसिन आर्थोपेडिक और आयुर्वेदिक आर्थोपेडिक, इसमें एक बड़ा गैप है। पेशेंट घूमते रहते हैं आयुर्वेद के से मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न से आयुर्वेद की तरफ, और अभी पिछले कुछ सालों से आयुर्वेद की तरफ पेशेंट की रुचि बहुत बड़ी है। बहुत बहुत हार्ड केसेस आयुर्वेदिक डॉक्टरों को पेशेंट आने लगे हैं, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमें भी अपडेट रहना चाहिए मॉडर्न में क्या चालू है अभी, और हम उसमें क्या अधिकाधिक ग्रंथ से इंफॉर्मेशन निकाल के स्टडी करके पेशेंट को कैसे बेनिफिट दे सके, इसके बारे में मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो फिलहाल अभी कुछ स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा सा रिसेंट जो केसेस चैलेंजिंग आए उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो ये जो केस है, इट इज़ अ फीमेल पेशेंट है। ये इनका एज ऑलमोस्ट 64 ईयर्स है और ये 6 मंथ्स पहले यूएस में गए थे अपने बेटे के पास, तो वहाँ इंजरी हो गई। लेकिन यूएस और बाकी देशों में चिकित्सा पद्धति बहुत ही क्रिटिकल है, इसमें आसानी से कोई भी ट्रीटमेंट होती नहीं है। तो उन्होंने उधर आर्थोपेडिक ओपिनियन लिया था, लेकिन एज कंसिडर टू एज अबव 60 होने के कारण उधर उनको प्योरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उधर बोला गया। लेकिन हमारे इंडिया में अगर ये पेशेंट होता तो 100% इसकी सर्जरी हो पाती। अभी ये पेशेंट मेरे पास आया है 6 मंथ के बाद, तो अभी कंडीशन ये है कि एक्सरे उसका ये है, तो बोन जो है वो थोड़ी तरह से हील हुआ है, लेकिन वो इतना रिड्यूस नहीं है, मतलब माल यूनाइटेड वो है। तो इसके कारण क्या है, वो जो आप इधर एंगल अगर देख पा रहे होंगे एक्सरे में, तो ह्यूमरस का एंगल की वजह से उनका मूवमेंट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अभी मेरा काम क्या है, पेशेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको सर्जरी बिल्कुल नहीं करनी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अभी जो शोल्डर, ये हमारा ऐसा जॉइंट है जिसमें मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो ये जो स्टिफनेस अभी जो आया है वो आजू बाजू के मसल के कारण जो आया है, क्योंकि अभी भी आप देख पाए तो जॉइंट का जो आर्टिकुलेशन सरफेस आप देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट का, वो फिर भी ठीक ठाक है, अलाइनमेंट फिर भी थोड़ी सी माल यूनाइटेड रहेगी तो भी। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लेके पेशेंट को अभी जो पेन है, स्टिफनेस है, वो रिलीव करके हम उनका जो है मोबिलाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि पेशेंट का कंसेंट हमेशा होना चाहिए और हमें भी उनको टॉल क्लेम कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये केस अभी मेरे पास चल रहा है। अनदर केस एक मैं बताना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ये है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो फीमर है। तो ये पेशेंट है, ये बेड रिडन पेशेंट है एक्चुअली। ऑलरेडी पेशेंट को लेफ्ट साइड पैराप्लेजिया है, तो हिल नहीं पा रहा है। तो पिछले 7-8 सालों से उसकी फैमिली उसकी देखभाल कर रही है। उसे में एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट ने थोड़ा सा ज्यादा पावर लगाने के कारण उसका ह्यूमरस ब्रेक हुआ है। जब भी कोई पेशेंट ज्यादा दिन के लिए बेड रिडन रहता है तो उसकी हड्डियां जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो नॉर्मली फिजियोथेरेपिस्ट के मैन्योर के दौरान ही वो टूट गई है। तो अभी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट बेड रिडन है, उसको ऑपरेट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज पेशेंट बेड रिडन ही रहने वाला है। फिर पेशेंट को बाकी कंडीशन से बहुत सारे मेडिकेशन पे है। तो इसमें पेशेंट का मुझे फोन आया था कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो आइडियली देखा जाए तो ऑपरेट इज मस्ट, बट अभी पेशेंट की कंडीशन नहीं है। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से ये हड्डी को हम स्टेबलाइज करके, तो इसलिए मैंने थॉमस स्प्लिंट लगाई उधर, तो थोड़ा सा ट्रैक्शन हमने दिया उसको, फिर वो स्टेबलाइज हो गई। अब अगर एक से दोनों कंपेयर करेंगे तो एक में थोड़ा सा तिरछा है, अभी एक में वो स्ट्रेट हो गया है। ये बात थी ऑलमोस्ट जुलाई 2025 की। धीरे धीरे मेडिसिन दिया, मोरिवेना तेल की धारा दी है पेशेंट को। हर 10 डेज के हर 1 मंथ के बाद एक्सरे रिवाइज करते पोजीशन करना चाहिए। तो अभी हम हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज का है वो है क्लिनिकल अप्रोच
तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे पिक्चर है, इट इज अ स्टोरी। ये एक एलिफेंट और 6 ब्लाइंड पीपल की ये स्टोरी है। तो इसमें क्या है, किसी भी चीज को अगर हम देखेंगे तो हमको पूरा पिक्चर एक साथ देखना चाहिए। अभी इसमें क्या है, 6 ब्लाइंड आदमी है और हर एक आदमी अपनी तरह से एलिफेंट का जो है समझने की कोशिश कर रहा है। कोई उसका टंग छू रहा है और बोल रहा है वो स्नेक है, कोई उसका पैर छू रहा है और बोल रहा है ये तो पेड़ है, कोई उसका बैक को टच करके बोल रहा है ये वॉल है। तो हर एक ने एलिफेंट को अलग तरह से समझा। तो हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं वो हर तरह के कंप्लेंट अलग अलग टाइप, अलग अलग एनवायरमेंट से आएंगे। तो हमको भी किसी एक चीज को एग्जामिन करके या एक चीज को देख के फाइनल डायग्नोसिस या पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हमको वो जो पिक्चर है एज अ होल पिक्चर हमको देखना चाहिए, उसके बाद ही कुछ जजमेंट करना चाहिए। तो ये इस स्टोरी का मॉरल है। तो इसी तरह से हम क्लिनिकल अप्रोच भी हमारा ऐसा ही रहना चाहिए, जैसे कि पूरा पिक्चर हमें समझ में आ जाए, ना कि कोई थोड़ा सा पार्ट समझ के उसमें हम ट्रीटमेंट में जम कर जाए। हमारे आचार्य ने जी ने भी यही, चरक आचार्य ने भी यही कहा है कि विषजा प्राक परीक्षा एवं विकाराम सलक्षणम पश्चात कर्म समारंभ कार्य सदृश धीमिता। मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो उनका सिम्टम्स ऑफ द डिसीज थोरो एग्जामिन करके वो जान के फिर उसके बाद ही क्यूरेबल डिसीज जो कुछ है, तो इसमें क्यूरेबल को मैंने रेड मार्क किया है। उसका कारण यह है कि कौन सा डिसीज साध्य है, असाध्य है, कौन सा कष्ट साध्य है, ये हमको पेशेंट को पहले से ही बता देना चाहिए। क्योंकि पेशेंट का अभी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। बहुत बार पेशेंट आयुर्वेद मतलब कुछ तो मैजिक हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा एलोपैथी का ट्रीटमेंट करके हमारे पास आते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है कि हम आयुर्वेद में आएंगे तो ये कुछ मैजिकल रिजल्ट देंगे। तो उनका आयुर्वेद ये साइंस है, ये कोई मैजिकल शो नहीं है। तो ये उनको हमको बताना चाहिए पहले दिन से, तो उनका एक्सपेक्टेशन और हमारे जो रिजल्ट है वो मैच हो पाएंगे। या फिर पेशेंट थोड़े दिन की ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर जंप हो जाता है, फिर वही साइकिल चलती रहती है। उसके बाद चरक और सुश्रुत जी ने भी हमको स्पष्ट इंडिकेटेड दिया है कि एक फिजिशियन कैसा होना चाहिए। तो फिजिशियन जो है वो वेल वर्स्ड इन द थेराटिकल और फंडामेंटल अप्रोच उसका होना चाहिए। और उसके साथ सिर्फ आयुर्वेद का नहीं, जो कुछ अलाइड साइंसेस है उनका भी थोरो नॉलेज या फिर उनका जो बेसिक नॉलेज है वो हमको चाहिए। उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे ड्रग्स है, जो अभी का चैलेंजिंग पार्ट है इसका अडल्ट्रेशन के हिसाब से, तो ये सब जान के हमको ट्रीटमेंट देना है। जो कुछ हम पेशेंट को हेल्थ देते हैं, मतलब पेशेंट को हैप्पीनेस देते हैं, तो ये एबिलिटी हमको होना चाहिए, तभी हम जीवता बिसरा और प्राणा बिसरा कहलाएंगे। तो अभी हम हमारे टॉपिक में आ जाएंगे। तो हमारा जो अभी टॉपिक में से 2 पार्ट है, एक तो क्लिनिकल अप्रोच है और एक तो दूसरा पेन है। तो हम पहले क्लिनिकल अप्रोच क्या रहता है, अगर हमारे पास क्लिनिक में जब पेशेंट आएगा तो हमको उसको कैसे अप्रोच होना चाहिए, नए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम सोचेंगे। तो व्हाट इज क्लिनिकल अप्रोच? इट इज अ मेडिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इलनेस एंड इंजरी ऑफ द पेशेंट। तो इट इज जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्लिनिकल अप्रोच बोलेंगे पेशेंट हमारे क्लिनिक आने के बाद। इसके 3 मेन पिलर्स है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पिलर है जो हिस्ट्री टेकिंग है, उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये तीनों होने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सा डिसीज है, अभी अवस्था क्या है, उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लान। तो इसमें जो पिरामिड जो है क्लिनिकल अप्रोच का, उसका जो टॉप है वो हिस्ट्री टेकिंग है। तो उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज हिज और हर स्टोरी। जो कुछ कहानी है पेशेंट की, तो वो हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग ये एक प्रकार की आर्ट है कि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके उससे मैक्सिमम आप जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल पाए। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम हिस्ट्री टेकिंग में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि जब भी पेशेंट पहली बार आपके क्लिनिक में आएगा, हमारे क्लिनिक में आएगा, तो उसको सफिशिएंट टाइम देना ही है। एटलीस्ट इसमें 32 मिनट्स टू 1 आवर हमको उसको टाइम देना है। तो वो पूरी तरह से अपनी जानकारी दे पाएगा और हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। उसके बाद पेशेंट को हमको केयरफुली लिसनिंग करना है, न कि बीच बीच में उसको टोकना है, रोकना है।
बहुत बार पेशेंट वेग कंप्लेंट्स बताने लगते हैं, लेकिन हमको फिर पटरी पे लाके उनका जो एग्जामिनेशन है या फिर उनका जो लिसनिंग है, जो उस कंप्लेंट बता रहे हैं उसको केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उससे ही जब पेशेंट को फील होता है कि मैंने अपनी पूरी तकलीफ डॉक्टर को बता दी, तो उसका मोस्ट ऑफ द 20-25% पेन रिलीफ विदाउट हो जाता है, जो कोई इमोशनल रहता है। उसके बाद पेशेंट की तरफ हमारे सिंपैथी नहीं होना चाहिए, उसके साथ हमारा एम्पैथी जरूर होना चाहिए। पेशेंट जब भी आता है तो ट्रस्ट डेवलपमेंट ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पेशेंट आप पे ट्रस्ट करने लगेगा तभी पेशेंट जाके आप ट्रीटमेंट ले पाएगा और आगे जाके आपके साथ रहेगा। या अगर आप पहली बार में उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाए तो पेशेंट बाउंस हो जाएगा और आगे जाके आपका नाम बदनाम हो सकता है। तो पेशेंट बहुत बार कंप्लेंट बताने के बाद इरेगुलर टॉक्स करना लगता है, तो बहुत पेशेंट इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसी दौरान हमें उनको टोकना है, उनको पूरा लाइन पे लाना है, जिसके साथ ही हम फाइनल डायग्नोसिस के अच्छी तरह से पहुंच पाए, या फिर हम भी डाइवर्ट हो सकते हैं। तो अच्छी तरह से लिसन करके फिर उनको इंटरफेयर करना है। बहुत बार पेशेंट इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पेन के बारे में जो कुछ हम आज देख रहे हैं वो टोटली फोकस ऑन पेन और जॉइंट पेन ऐसा रहेगा। तो जो कुछ पेशेंट बता रहे हैं, बहुत बार ओल्ड एज में पेशेंट उनका सुनने वाला कोई नहीं रहता है, डॉक्टर एक ही या वैद्य एक ही ऐसा रहता है जो उनके कंप्लेंट सुन पाए। तो अगर आप स्पेशल अटेंशन दे पाएंगे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट वहीं से चालू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद हिस्ट्री टेकिंग में स्टेप्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले रहेगा उसका चीफ कंप्लेंट रहेगा पेशेंट का। चीफ कंप्लेंट है वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर चीफ कंप्लेंट ज्यादा हो गए तो बाद में डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अभी जो इलनेस है, अभी जो कंप्लेंट है उसका हिस्ट्री क्या है वो हम डिटेल में अभी देखेंगे। उसका एक निमोनिक्स है, उससे हमको उसमें थोड़ा डीप नॉलेज मिलेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट ने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है, होम्योपैथी लिया है, बहुत बार पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके भी हमारे पास आता है, पंचकर्म लेके आता है, तो वो सब हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। बहुत बार पंचकर्म व्यापक भी हो सकता है, तो वो ऐसे तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फैमिली हिस्ट्री क्या है, बहुत डिसीजेज ऐसे हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो ग्रेजुअली फैमिली हिस्ट्री में आने लगते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो है ही। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, तो नाउअडेज रिकम्बेंट लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, या फिर जो ज्यादा काम करते हैं उनका नरिशमेंट अच्छा नहीं है, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, वो स्पेसिफिक बाइक पे ट्रैवल करते हैं क्या, तो उस हिसाब से कुछ हिस्ट्री आपको फाइंड आउट हो रही है। जो कुछ आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं उनको नेक पेन, लो बैक पेन ये 30s में आ रहा है, तो ये सब हिस्ट्री में हमको जान लेना चाहिए। पर्सनल हिस्ट्री ऐसा कुछ स्पेसिफिक है क्या, उनको कोई डिसीज हुए थे क्या, कुछ ऑपरेटिव हिस्ट्री है क्या, उस तरह से हमको डिटेल इंफॉर्मेशन उसकी लेनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पेशेंट आने के बाद उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसा है, उनका सत्व कैसा है, तो ये हमको पता कर लेना चाहिए, वो हिस्ट्री टेकिंग में हम करेंगे। उसके बाद जो कुछ हमने पिछला पॉइंट देखा कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस को हम एलाबोरेट कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ निमोनिक्स है। उसमें है क्विक क्वेश्चन मेक डायग्नोस्टिक प्रिटी सिंपल थिंक रेड अबाउट हिम। सो हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें से जो है जो प्रेजेंट इलनेस जो पेन का है उसमें क्वांटिटी और सिवेरिटी ऑफ पेन कितना है, ये हम अलग तरह बहुत सारे स्केल है, उसमें विजुअल अलग स्केल है, तो उससे हम फर्स्ट डे को अगर हम मेंशन करेंगे केस पेपर की आज पेन स्केल इतना है और हमारी ट्रीटमेंट के दौरान आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ कि हमारा क्वांटिटी और सिविरिटी पेन कैसा कितना कम हुआ है, बढ़ा है, इससे हम ट्रीटमेंट प्लान हमारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्यू है वो है क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द पेन। नेचर ऑफ पेन कैसा है, क्वालिटी ऑफ पेन कैसा है, दिन में आ रहा है, रात में आ रहा है, थ्रोबिंग है, प्रिकिंग है, तो ये नेचर ऑफ पेन कैसा रहेगा। बहुत बार हील पेन जो रहता है वो मॉर्निंग में होता है या बहुत बार प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद वो ऑनसेट होता है, वो हमको उसमें से जानकारी मिलेगी। तो मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन क्या है, लोकेशन पेन का क्या है, कोई इंजरी है या फिर जो क्रॉनिक किसी पोजीशन के कारण हुआ है, तो ये सब, और लोकेशन क्या है, किस जगह पे पेन ज्यादा है, रेडिएटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमको इससे पता चलेगा। फिर ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तो ड्यूरेशन क्रॉनिक है, एक्यूट है, फ्रीक्वेंसी कैसा है, बहुत बार इंटरमिटेंट पेन होता रहता है या वो बहुत बार सिटिंग होने के बाद फिर पेन ऑनसेट होता है, कभी बार पेशेंट को बहुत चलने के बाद पेन ऑनसेट होता है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी है ये हमको जान लेना चाहिए। पोस्चरल और रिलेशन ऑफ द पेन, बहुत बार जैसे मैंने अभी बताया कि आईटी सेक्टर में पोस्चर रिलेटेड बहुत सारे इशू रहेंगे, तो उस हिसाब से पोस्चरल पेन क्या है, तो उसके साथ पेन का रिलेशन।
ऐसे हम ये करके डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकते हैं। बहुत बार पेन को स्पेसिफिक कैरेक्टर रहते हैं, कुछ ऐसे डिसीज है जिनमें नाइट को पेन ज्यादा रहता है, शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर, ये नाइट को ज्यादा रहता है क्योंकि नाइट में जो हम सोते हैं तो हमारे बहुत सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसके कारण जो मसल इन्फ्लेम्ड है वो ज्यादा पेनफुल रहता है, तो ये उसका रीजन रहता है। तो स्पेशल कैरेक्टर कुछ पेन का है क्या? बहुत बार पेशेंट स्पेसिफिक कुछ मूवमेंट बताता है या स्पेसिफिक इवेंट बताता है, उसके बाद ही पेन ऑनसेट होता है, तो वो हमको मेंशन करना चाहिए। व्हाट इज द टाइमिंग, जैसे मैंने बताया दिन में ज्यादा हो रहा है, रात को ज्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से। फिर रेडिएशन ऑफ द पेन, जो लो बैक पेन का रहता है, बहुत बार नेक पेन रहता है, वो रेडिएटिंग होता है हैंड में, लेग में, बहुत बार नेक का पेन मिड स्कैपुलर रीजन में रेडिएट होता है, तो उस हिसाब से रेडिएशन कहाँ हो रहा है क्या, ये हमको देखना चाहिए। फिर कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर है, तो वो हम ध्यान लेना चाहिए। उसके बाद कुछ टाइड अप सिम्टम अलग रहते हैं पेन के साथ, तो वो कुछ ऐसा कुछ पैटर्न है क्या पेशेंट का, वो हमको देख लेना चाहिए। तो ये पूरा जो है, जो प्रेजेंट इलनेस हम डीप कैसे कैसे जाए, उसको हम डायग्नोसिस की तरफ कैसे लेके जाए, ये थोड़ा सा हमारा निमोनिक्स रेडी है। तो ये क्लिनिकल अप्रोच हो गया, जो पेशेंट आपके पास आएगा उसके बाद आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए। अभी दूसरा हमारा जो है, व्हाट इज द पेन। तो पेन ये मोस्ट कॉमन सिम्टोमेटिक कंप्लेंट है जिसके वजह से आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा। उसमें से जॉइंट पेन, बोन पेन, ये तो सबसे कॉमन है, हर वैद्य का वो ब्रेड एंड बटर है। अब आप देखेंगे किसी भी वैद्य के पास 50-60% पेशेंट जॉइंट पेन के ही रहेंगे। ओके, तो व्हाट इज द पेन? इट इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस associated with actual potential tissue damage और described in terms of such damage। बहुत बार ऐसा रहता है कि कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं रहता लेकिन वहां पेन रहता है, तो उसमें इमोशनल अटैचमेंट रहता है, तो वो भी एक टाइप का पेन ही है। तो और पेन जो रहता है वो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे, आप रूरल एरिया में जाएंगे तो फ्रैक्चर का पेशेंट कभी भी एट द डे ऑफ इंजरी नहीं आता, उनका पेन टॉलरेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो वो 4 दिन 5 दिन रहेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्चर होने के बाद भी पेशेंट आपकी तरफ पहले दिन से ही आ जाता है। तो ये पेन बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। आप बहुत बार मिसजज हो जाते हैं कि पेन बहुत दिनों से है तो फिर कुछ नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं रहेगा, तो कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हम दे देते हैं, लेकिन बाद में अगर एक्सरे निकल आए तो उसमें फ्रैक्चर निकल जाता है, फिर वो मिसडायग्नोस हो जाता है। तो उस हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस हर एक का रहता है, तो पेशेंट का टॉलरेंस कैपेसिटी सत्व कितना है ये देख के हमको आगे का प्लान करना चाहिए। पेन जो है वो उसको 5 वाइटल साइंस में भी रखा है, मतलब कोई भी इंसान जिंदा है या नहीं है ये जानने के लिए जो कुछ 5 वाइटल साइंस है, तो उसमें पेन भी है। इसका इतना ही इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर के बाद। जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो ड्राउजी हो जाए या मूर्छा जाए उसको, तो हम उसको पेन स्टिमुलस देते हैं जिसके कारण वो अवेक हो जाए। तो ये इतना पेन का इम्पोर्टेंट है। तो पेन का पाथवे जो एलोपैथी में मेंशन किया है उसमें 5 स्टेजेस में वो दिया है। उसमें फर्स्ट स्टेज में रहता है कि हम जो भी हम पेन रिसीव करते हैं तो वो सेंसरी पाथवे से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल कॉर्ड में उसका डॉर्सल हॉर्न में उसका प्रोसीजर होके पूरा जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन से वहाँ स्पेसिफिक उसका टाइप उधर से एनाल्जेसिक जो पाथवे, तो एलोपैथी के हिसाब से जो कुछ ट्रीटमेंट है वो ब्लॉक द पेन है, तो उसी कारण पाथ ब्लॉक साइट है पेन का, जो रीजन ज्यादा कम काम होता है, तो वहां हमको काम करना चाहिए। One second. तो अभी बेसिक हमने पेन सब जान लिया है, तो पेन के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। सबसे बेसिक सबको मालूम है, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन।
पेन के टाइप्स में एक्यूट पेन रहेगा, क्रॉनिक पेन रहेगा। क्रॉनिक पेन में फिर कैंसरस, नॉन कैंसरस, और नॉन कैंसरस पेन में नॉसिसेप्टिव रहता है, न्यूरोपैथिक रहता है, वाइल्ड स्प्रेड। पेन को ट्रीटमेंट करते वक्त कौन से टाइप का पेन है ये हमको जानना आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों तरफ से कभी भी बेनिफिशियल रहता है। उसमें से अब एक्यूट पेन जो है, अदर टाइप्स ऑफ पेन्स में फैंटम पेन और साइकोजेनिक पेन। फैंटम पेन मतलब बहुत बार एम्पुटेशन होने के बाद भी अगर उस जगह पे कोई प्रिकिंग या ऐसा सेंसेशन हो जाए तो पेशेंट को पेन फील होता है, जैसे कि उनको एक्चुअल लेग या आर्म जो लॉस हुआ है उधर पेन हो रहा है, ऐसा इसको बोलते हैं। ये ब्रेन मेमोरी में रहता है तो फैंटम पेन उस टाइप का रहता है। और अदर टाइप ऑफ पेन में साइकोजेनिक पेन है। बहुत बार पेन ये इमोशनल स्ट्रेस में बहुत बार नेक पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पेन में एक्यूट पेन क्या है, तो इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी or the medical condition that starts suddenly and ends when cause of the treated is cause of the that injury is treated or healed. It is usually sharp and short-lived. So पेन में से एक्यूट पेन कौन सा है, जब भी टिश्यू इंजरी होती है वो तुरंत ही हील हो जाते हैं जब उसका रीजन जो है वो रिमूव कर जाए। एक्यूट पेन जाता है वो कुछ मिनट से 3 months तक, उसको हम बोल सकते हैं ये एक्यूट पेन है। जैसे कि ट्रॉमा में हो गया, बर्न में हो गया, सर्जरी में हो गया। उसके बाद एक्यूट पेन को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं या फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक पेन में। तो जो कोई भी पेन है वो 3 months से ज्यादा लास्ट करता है तो उसको हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन रहता है, बहुत बार डिस्फंक्शनल नर्व के कारण जो कुछ पेन रहता है, उसमें आर्थराइटिक पेन है, कैंसरस पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट दिन उनका पेन चलते रहता है, लो बैक पेन भी वैसा है। तो ये सब पेन बाद में क्रॉनिक पेन के इसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने जो अदर टाइप्स ऑफ पेन में देखा है नॉन कैंसरस, उसमें नोसिसेप्टिव पेन रहता है। नोसिसेप्टिव मतलब पेन फ्रॉम द एक्चुअल और डैमेज टू द नॉन न्यूरल टिश्यू। एक तो न्यूरोजेनिक पेन आपने बहुत बार सुना होगा। नोसिसेप्टिव पेन जब भी कोई नर्व उसमें इन्वॉल्व नहीं है, न्यूरोलॉजिकल उसमें कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। उसमें सोमैटिक और विसरल रहते हैं। सोमैटिक मतलब टिश्यू रहता है, मसल, बोन, इनको जब भी पेन महसूस होगा तो वो सोमैटिक टाइप में जाता है। और विसरल में जो कुछ हार्ट, किडनी रिलेटेड जो कुछ सॉफ्ट ऑर्गन है उनके रिलेटेड पेन रहेगा तो वो नोसिसेप्टिव रहता है। तो नोसिसेप्टिव पेन हमको कैसे डिफरेंशिएट करना, क्लिनिकल पेशेंट जब आता है तो वो डिफरेंशिएट कैसा करना है। तो क्वालिटी ऑफ जो नोसिसेप्टिव पेन रहता है वो कैसा रहता है, यूजुअली एक्टिंग रहता है, थ्रोबिंग रहता है। वो उसका जो टाइम वो लिमिटेड रहता है नोसिसेप्टिव पेन का। वो वेल लोकेटेड, सोमैटिक में रहता है वो लोकेटेड रहता है, लेकिन अगर सॉफ्ट ऑर्गन में है तो वो डिफ्यूज आपको एब्डोमिनल पेन लगेगा। सोमैटिक में है, मसल में है, बोन में है तो वो स्पेसिफिक आपको टच करके, फील करके या प्रेशर देके हम एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि विसरल में है तो वो डिफ्यूज रहेगा, थोड़ा सा रेफर्ड भी रहता है विसरल में बहुत बार। मस्कुलर ट्रॉमा है, बर्न है, इन्फेक्शन है, ये सब नोसिसेप्टिव पेन में आ जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा टाइप रहेगा न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन इज पेन कॉज्ड बाय द लीजन और डिसीज ऑफ द सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम। मतलब जब भी नर्वस सिस्टम के रिलेटेड पेन रहेगा तो वो न्यूरोपैथिक पेन रहेगा। उसमें पेरिफेरल और सेंट्रल दो अलग अलग टाइप रहेंगे। तो उसमें क्वालिटी क्या रहता है, वो बर्निंग रहेगा या फिर टिंगलिंग रहेगा या फिर प्रिकिंग रहेगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा रहेगा। तो पेशेंट आपको किस टाइप ऑफ पेन आपको बता रहा है उस हिसाब से आप दिमाग में कौन से टाइप का पेन वो हो रहा है, नोसिसेप्टिव, न्यूरोपैथिक, तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। साइटिक लंबर पेन रहता है नर्व कॉम्प्रेशन के बाद, तो इस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट भी प्लान करेंगे और हम डायग्नोसिस में भी आ पाएंगे। ये जो पेन है, जैसे हमने क्लिनिकल अप्रोच का इंपोर्टेंस देखा, वैसे भी पेन का भी मैंने बोला कि वो 5 वाइटल साइंस में इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल ऑफ द बॉडी टू गिवन टू हेल्प और सर्वाइव। जब भी हम पेन होता है तो हमारी बॉडी हमको सर्वाइव करने का ट्राई करती है, या फिर वो सिग्नल रहता है कि बॉडी को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि आपको पेन हो रहा है तो आप उस स्टिमुलस से दूर जाएंगे या फिर उससे भाग जाएंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। पेन ऑल्सो हैज डायग्नोस्टिक वैल्यू, किस जगह पे पेन है, कैसा है, उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे और डिसीज तक पहुंच पाएंगे। और पेन की वजह से इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंडीशन एंड अप्रोच द ट्रीटमेंट, क्योंकि किस टाइप का पेन है उस हिसाब से, या किस जगह पे लोकेशन क्या है उसका, जो हमने अलग अलग टाइप के जो
टाइप से, उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लान करने में आसानी होती है। तो अभी ये मॉडर्न का थोड़ा सा देख लेने के बाद आयुर्वेद में पेन के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, ये थोड़ा सा कलेक्टिवली मैं बता रहा हूँ। शूल है वो उधर शूल के बारे में लिख रहे हैं इधर, लेकिन हम इधर पेन एज अ जॉइंट पेन, संधि शूल, इस हिसाब से ही हम सोच रहे हैं। तो अलग अलग सिनोनिम्स इसको दिए है, इधर रुजा है, शूल है, वेदना है, क्रोध है, रुख है, दुख है, अलग अलग शब्द का अलग अलग उद्देश्य ग्रंथकारों ने दिया है। तो सभी को पता है कि इट इज मेन पेन जो है मेन सिम्टम ऑफ वात दोष दुष्टि है, वायु धातु, और इसके जो वात दुष्टि के जो वात प्रकोप के जो कारण है उसमें धातु क्षय और स्रोतोरोध और जो आवरण है, तो वो आचार्य जी हमको बताए। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब भी हम पेन का क्लासिफिकेशन करें तो उसमें किस टाइप का पेन है उस हिसाब से हमारा पूरा ट्रीटमेंट सिनेरियो चेंज होने वाला है। तो वो धातु क्षय जन्य है कि स्रोतरोध जन्य, तो वो हम कैसे जान पाए, उसके लिए कुछ अलग ग्रंथों में ऐसा कुछ दिया है नहीं, लेकिन जो कुछ हम कलेक्टिवली बहुत सारे डिसीज से निकाल पाएंगे उससे हम एक थोड़ा सा चार्ट बना रखा है। तो ड्यूरेशन ऑफ द पेन के हिसाब से आशुकारी पेन है या चिरकारी पेन है। विसर्ग में बहुत आशुकारी पेन रहता है, बहुत शार्प रहता है, थोड़े दिन के बाद रहता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद खत्म हो जाता है। चिरकारी में आप देखेंगे वातरक्ता पेन, संधिगत वात का जो पेन है वो चलते जाता है, बहुत सालों साल महीनों का पेशेंट पेन में रहते हैं। फिर साइट ऑफ द पेन मतलब बहुत बार एकांग शूल और सर्वांग शूल, पर्टिकुलर जॉइंट पे रहेगा तो एकांग शूल, जैसे क्रुष्टुक शूल में हमको एकांग शूल रहेगा, या फिर आप आमवात में जाएंगे तो सर्वांग शूल भी हो सकता है, शोध भी हो सकता है। उस हिसाब से हम पेन को टाइप्स ऑफ पेन में डिवाइड करके ट्रीटमेंट प्लान में हमको उसका बेनिफिट रहेगा। फिर सिवेरिटी ऑफ द पेन से कुछ ग्रंथ का आचार्य जी ने हमको उत्तान और गंभीर इस टाइप में दिया है। जैसे कि वातरक्त में हम उत्तान मतलब सुपरफिशियल पेन रहेगा और गंभीर मतलब वो थोड़ा सा डीप जाता है वातरक्त, तो गंभीर पेन बोला है। उसी तरह से जो दोष वाइज जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है या त्रिदोषज है, जैसे कि गृध्रसी है, विसर्प है और मौसगत वात है, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करके हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। फिर दोषों के हिसाब से कुछ अप्रोच करके हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीजें जब हमारे दिमाग में पेशेंट आएगा तब हमारे दिमाग में रहेगी, तो हम डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करते जाएंगे धीरे धीरे, किस टाइप का पेन है, कौन सा है, कुछ जगह का है। तो वातज पेन रहेगा तो डाइजेशन के बाद या इवनिंग वो एग्रीवेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर पेन थ्रोबिंग है, रेडिएटिंग है, विथ स्टिफनेस है तो वातज पेन रहेगा। फ्लक्चुएटिंग है वहां, जैसे आमवात में एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पेन मूव होता है तो फ्लक्चुएटिंग, तो ये वातज रहेगा। फिर कुछ कोल्ड, ड्राई, विंडी वेदर जब रहेगा तब पेन जब बढ़ता है तो वो वातज रहेगा। फिर हम ठंडी चीजें खाने के बाद, पीने के बाद जो पेन बढ़ जाता है तो वो वातज पेन रहेगा। तो ये पेशेंट से जान लेने के बाद हमको ये हर चीज के बारे में हम पहुंच पाएंगे। उसके बाद पित्तज पेन के क्या कैरेक्टर्स है। पित्तज पेन जो है वो ड्यूरिंग डाइजेशन या मिड नून या मिडनाइट में थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, उधर रेडनेस रहेगा जॉइंट पे, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, तो वो पेन पित्तज टाइप में आएगा। फिर पित्तज पेन जो रहता है वो शार्प रहता है, प्रिसाइज रहता है। इट इज पित्तज पेन जब भी आघातजन्य जब होता है, रक्त और पित्त दुष्टि होते, तब वो पित्तज पेन रहेगा। फिर इन्फ्लेमेशन के बाद जो रहेगा वो पित्तज पेन रहेगा। ह्यूमिड वातावरण में जो पेन बढ़ेगा वो पित्तज टाइप में जाएगा। फिर हॉट ड्रिंक्स है, कुछ कॉफी है, अल्कोहल जैसे उष्ण तीक्ष्ण चीजों से जो पेन बढ़ जाएगा वो पित्तज पेन में जाएगा। वैसे ही कफज पेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे खाने के बाद बढ़ रहा है, पेन बहुत डल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, लिंगरिंग है, उसमें स्वेलिंग भी आ रहा है, स्वेलिंग के बाद उसमें गड्ढा भी पड़ रहा है तो वाटर रिटेंशन रहता है, तो वो कफज रहेगा। फिर ठंडी मौसम में या सीजन में ठंडा जो वात रहता है उससे वो बढ़ेगा तो वो कफज पेन हो जाता है। जैसे कि कुछ हेवी डाइट रहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स रहेंगे, फीड से, हाईली प्रोसेस फूड से जो बढ़ेगा वो कफज पेन रहेगा। तो इस हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से लोकेशन के वाइज, वातज पित्तज कफज के वाइज थोड़ा सा हम पेन को जान लिए। अभी क्लिनिकल अप्रोच और पेन हो जाने के बाद जो हम कॉन्सेंट्रेट आज कर रहे हैं कि संधि शूल का पेशेंट आने के बाद हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जानेंगे। तो संधि ग्रंथ में बहुत सारे जो जगह कॉम्बिनेशन किसी भी का आ रहा है तो उसको संधि बोलते हैं, ऐसे दिया। तो संधि तो हजारों है, तो लेकिन सुश्रुत ने स्पेसिफिकली बताया जो अस्थियों के जो संधि है उसी को हम संधि बोल के फिर आगे हम
बलिका। तो संधि का है सम अधिक धा से संधान शब्द हुआ है, उसको हम यूनियन, कॉम्बिनेशन, जंक्शन, कनेक्शन भी बोल सकते हैं। तो जहां 2 या 3 अस्थियां एक साथ आके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर बना रही है तो उसको हम संधि बोलेंगे। तो रफली देखा जाए तो ग्रंथों में कहा या कोई भी स्पेसिफिक ऐसे संधि लेके फिर जैसे एलोपैथी में बच्चे पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ज्यादातर दिया नहीं है, लेकिन हम कलेक्टिवली युक्ति प्रमाण अगर यूज करेंगे तो ग्रंथों में सब इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से दी है। तो संधि के कंपोनेंट्स अगर हम देखेंगे तो संधि में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो धातु रहेगा, उपधातु रहेगा, दोष रहेगा और कला रहेगा। तो धातु में कौन से धातु संधि में आता है, तो अस्थि धातु आ रहा है, मज्जा धातु आता है, मेद आता है, मांस आता है और रक्त आता है। और उपधातु में सिरा, कंडरा, स्नायु। अभी धातु और उपधातु ये जो है ये स्ट्रक्चरल मतलब ये संधि की रचना करते हैं। अभी संधि की क्रिया कैसी रहती है या किसके कारण रहती है, तो उसके लिए दोष और कला रहते हैं। तो संधि की जो क्रिया है या फिर उसका जो मूवमेंट है वो उसमें ले कफ और वात, और कला है श्लेष्मधारा कला, क्योंकि कफ जो लुब्रिकेशन जो फ्लूइड हम बोलते हैं वो कफ का ही रहता है, और जो चलगुण आता है संधि में वो वात की तरफ रहता है। और जो कुछ श्लेष्मधारा कला जो उधर साइनोवियल फ्लूइड हम उसको बोल सकते हैं ग्रॉसली या जनरली, तो उस कला से संधि का पोषण होता है। अब ये थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट है कि संधि धारा कला जॉइंट्स में किधर आती है, क्या आता है, ये थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट है। लेकिन जनरलाइज ये हम संधि चलो अप्रोच करते वक्त धातु जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं और क्रियात्मक चीजें हैं ये कौन से है ये हमको पता रहना चाहिए। अभी स्ट्रक्चरल चीजों में सबसे पहला अस्थि रहता है, ये सबसे बेसिक चीज है किसी भी जॉइंट में, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अस्थि के ऊपर ही सभी ये जॉइंट तैयार होगा, और जब भी अस्थि में विकृति आएगी तब वो जॉइंट काम करना कम कर देगा या फिर उसका डिफॉर्मिटी हो जाएगी। जैसे कि हम इस एक्सरे में अभी देख पा रहे हैं जो नॉर्मल कंडीशन रहता है, बहुत बच्चों में भी ये रहता है, जेन्यू वाल्गम रहता है। इसमें जॉइंट स्पेस, मीडियल जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने के कारण जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो डिफॉर्मिटी जॉइंट में आते हैं उसको हम जेन्यू वाल्गम बोलते हैं। तो संधि का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद है स्नायु और कंडरा। अगर पिक्चर आप देखेंगे इसके साथ ही जो हमने मेंशन किया है बाकी जो धातु है माउस, मेद, अस्थि, तो आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे नी जॉइंट में इधर जो येलो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज इंट्रापैटेलर फैट। तो जॉइंट में भी मेद रहता है बहुत बार जॉइंट में, मतलब अगर ये फैट को भी कुछ इंजरी हो जाए या फिर उधर कुछ दोष आ जाए तो उसके बाद भी पेन होता है। तो मेद धातु भी जॉइंट ट्रीटमेंट के वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद स्नायु और कंडरा। अभी स्नायु जो है वो भार वहन का काम करता है, और एक बहुत अच्छा एक लाइन या फिर श्लोक हम बोल सकते हैं कि सुश्रुत ने आया है, जो अभी प्रैक्टिकली हम ट्रीटमेंट करते वक्त देखते हैं। उसमें लिखा गया है इस पर कि अस्थि, पेशी या सिरा ये जो कंपोनेंट है या फिर कोई भी संधि है, इस कंपोनेंट में सबसे ज्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट के लिए जिसको लगता है उसको स्नायु बोलते हैं। और लिगामेंट इंजरी, मतलब लिगामेंट इंजरीज भी बहुत टिपिकल रहती है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत कंफ्यूजन रहता है। लिगामेंट इंजरी जैसे एसीएल इंजरी है, पीसीएल इंजरी, आजकल वैद्यों के पास इसके पेशेंट बढ़ने लगे, तो उस हिसाब से लिगामेंट इंजरी बहुत बार, एंकल इंजरी जब भी होती है तो पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोकल ट्रीटमेंट या कुछ ये करके, बाकी कुछ ज्यादातर ट्रीटमेंट नहीं सीरियसली ली जाती और बाद में वो पेन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, क्योंकि लिगामेंट इंजरी है बोन इंजरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसको हीलिंग में भी टाइम लगता है, उसको 2 या 3 मंथ्स जाते हैं। तो लिगामेंट इंजरी जो कुछ एंकल इंजरी हम बोलते हैं तो उनमें हमको ज्यादा प्रायोरिटीली ध्यान देके उसको इमोबिलाइज करना है, उसको रेस्ट देना है, साथ में हमारा ट्रीटमेंट चालू रखना है। तो इस हिसाब से स्नायु भार वो किसी भी जॉइंट का जो उस पे जो वेट आ रहा है वो सहन करने का काम स्नायु करता है। जब भी पेशेंट बोलेगा कि चलते समय या वेट बेयरिंग में आपको तकलीफ है तब आपको ध्यान स्नायु की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह कंडरा भी है। कंडरा का काम रहेगा आकुंचन एंड प्रसारण। तो ये संधि का आकुंचन और प्रसारण मतलब मूवमेंट करेगी। तो जब भी पेशेंट बोल रहा है कि जब भी चेयर पे बैठ रहा है या सिर्फ मूवमेंट कर रहा है तो पेन है, तो हमारा ध्यान कंडरा की तरफ जाना चाहिए। वहां कुछ डिफॉर्मिटी है, वहां कुछ दोष एक्युमुलेशन है, तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट हमारा अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद जो अनदर स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट हमारे संधि में है वो है पेशी। तो पेशी मांसज जो संघात है उनका विभक्त करने का काम ये पेशी करता है।
तो जैसे हम मॉडर्न में अगर बोल सके तो फेशिया हम जो बोलते हैं, हर एक जो मसल है उनको वो सेपरेट करते हैं। अब अभी फेशियल पेन मतलब फेशिया रिलेटेड पेन भी बहुत बार आपको फील होता है, प्लेयर्स को रहता है बहुत सारे। तो उस हिसाब से पेशी जो है वो मांस से उत्पन्न होती है। तो मतलब मांस व दुष्टि जब रहेगी या मांस व क्षय जब रहेगा या उस हिसाब से कुछ आपको डिफॉर्मिटी आएगी तो पेशी के बारे में हमको सोचना चाहिए, उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। फिर पेशी और फिर सिरा भी जो है जो हमने बोला कि जॉइंट में जो लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है श्लेष्मधरा तला से उनका जो पोषण होता है तो वो श्लेष्मधरा के सिरा से जॉइंट का किसी भी पोषण होता है। जब क्षय हो जाता है या कफ का क्षय होता है तो लक्षण आचार्य रेड्डी ने बोला है क्षत संधिता, मतलब जब भी पेशेंट आपको बोलेगा कि जो घुटनों में इतना ताकत नहीं है या फिर वो लूज गिर रहा है या फिर उसमें लुब्रिकेशन थोड़ा सा कम लगता है, आवाज आते, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उधर कब क्षय हो सकता है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ताकि नॉर्मली होता है कि दर्द है तो उस हिसाब से ये हम देखते हैं, लेकिन ये सारे जो कंपोनेंट है ये हमको किसी भी जॉइंट पेन कोई भी हो, लो बैक हो, शोल्डर हो, नी हो, एंकल हो, रिस्ट हो, तो ये सभी फैक्टर हमको ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में सबसे बॉस आता है वो है वात प्रवर्तका चेष्टा नाम। वात अगर बड़ा नहीं है या फिर उसका दुष्टि नहीं हुई तो किसी भी प्रकार का पेन हो ही नहीं सकता। तो वात का जो वृद्धि होने का कारण या क्षय होने का कारण जो कुछ है उसमें जो फैक्टर है वो उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। वही अभी ये जो हमने कंपोनेंट देखे तो संधि के लिए रक्त, मेद, मज्जा, मांस, कफ, सिरा, स्नायु, कंडरा, ये सभी कंपोनेंट हमको ध्यान में रखने के बाद ही ट्रीटमेंट का प्लान करना चाहिए। तो अभी अप्रोच संधि शूल हमने देखा। अप्रोच में जो हमने हिस्ट्री देखी है, हम अगर आपके पास नी पेन का पेशेंट आ रहा है आपके क्लिनिक में तो आप क्या क्या करेंगे, तो डिटेल हिस्ट्री है, प्रोग्रेस कंप्लेंट क्या है, जो हमने पहले देखा है जो कि हिस्ट्री टेकिंग, तो ये पॉइंट्स मैंने थोड़े रिपीट किए। तो इसमें स्टेटस ऑफ अग्नि आम है, ग्रहणी है, मानस है, उस हिसाब से भी पेशेंट का है वो हिस्ट्री लेके उस तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए। तो अभी और कुछ चीजें हैं क्या जो जिससे हम किसी स्पेसिफिक पेन की तरफ बढ़ पाए या फिर हमको वो इंडिकेट कर पाए। तो नेचर ऑफ पेन से, जैसे मॉडर्न में बोला है, तो नेचर ऑफ पेन से आयुर्वेद में क्या क्या हम थोड़ा क्लासिफाई कर सकते हैं उस हिसाब से। अगर संताप है और तीव्र रुझा है तो रक्त दृष्टि हम बोल सकते हैं उसको। अगर दंड मुष्टित मतलब कोई हमको जोर से मार रहा है, ऐसा फीलिंग बहुत बार बोलता है कि कोई बॉडी एक बहुत है रहता है बहुत बार, तो माउस में तो दृष्टि उधर रहती है। बहुत बार भेद या संतत रूप थोड़ा थोड़ा डल एक ऐसा पेन रहता है तो अस्थि मज्जागत दोष रहेगा, और ये कॉमनली हमको मालूम है वृश्चिक दंशवत आमवत में रहता है। लेकिन बहुत बार अभी के मेट्रो सिटीज में वृश्चिक दंत तो किसी को हुआ नहीं होगा, तो उससे साथ लेकिन हमको कंपेयर करके वो टाइप ऑफ पेन से हम डायग्नोसिस तरफ पहुंच सकते हैं। वैसे ही अकुविश्वगत वात रक्त में रहता है। तो ये सब जान लेने के बाद, पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद, अगर स्पेसिफिक हम कोई भी संधि शूल के पेशेंट आता है तो उसको क्लिनिकली हमको कैसे देखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमको कवर करना चाहिए, ये जनरलाइज पॉइंट्स है। कभी भी हम पहले क्वेश्चनरी हमारी हो जाने के बाद हम जब एग्जामिन करने पड़ते तो पहला रहता है टच, मतलब टेंडरनेस कितना है, क्या है। बहुत प्रेस करने के बाद पेन हो रहा है, लेकिन हल्के हाथ, बहुत बार पेशेंट हाथ भी नहीं ले रहे, तो एग्रीवेशन पेन कितना है, प्रेशर कितना है, उस हिसाब से टेंडरनेस तो लोकेशन हमको ये पता चलेगा। बहुत बार रेडिएटिंग पेन रहता है, मतलब पेशेंट जहां पेन बोल रहा है वहां पेन दबाने के बाद कोई भी टेंडरनेस नहीं रहती, तो ऐसा भी होता है, तो वो रेफर्ड पेन रहेगा। तो आपको थोड़ा सा प्रोक्सिमली जाके उसको चेक करना पड़ेगा उस हिसाब से। उसके बाद आएगा स्टिफनेस है क्या, ये जो सिम्टम्स है ये संधि शूल के इसमें है। पहले पेन आएगा, फिर हम स्टिफनेस है क्या, मतलब जो कुछ मूवमेंट करते वक्त उधर कुछ पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो वो ड्यूरेशन क्या है, रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है। अगर आप इस पिक्चर में आप देखेंगे तो नी जॉइंट का पेशेंट है, वो इसका घुटना जो है वो सीधा नहीं हो रहा है, तो ये जो मार्किंग है आपको करके रखना चाहिए। जैसे ही आपको रिजल्ट आते जाएंगे तो इसमें आप चेंजेस देखते जाएंगे। जो टेंडरनेस, जो स्टिफनेस जो रहता है वो एक तो मसल के कारण रहता है या फिर जॉइंट फ्लूइड कम होने के कारण रहता है। मसल जब टाइट हो जाती है तब वो
टाइटनेस आ जाता है और फिर उधर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वो हमको मार्क करके रखना चाहिए हमेशा। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ संधिशूल में तीसरा है शोथ। मतलब पहले हमने टेंडरनेस देखा, फिर स्टिफनेस देखा, फिर शोथ। शोथ अब इधर नी जॉइंट मैंने दिखाया है, तो फर्स्ट पिक्चर में जो सुप्रापटेलर स्वेलिंग है उसको हम अगर टैप करने जाएंगे तो वातपूर्ण द्वित्व, मतलब अंदर कुछ तो भरा हुआ है और ऊपर से आप दबा रहे हैं, ऐसे फीलिंग आ जाती है। तो उस हिसाब से वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन रहती है। और दूसरा पिक्चर है वो बेकर सिस्ट है। नी जॉइंट में बहुत बार फीमेल पेशेंट में ज्यादातर हमने देखा है, बहुत बार आप पोस्टेरियरली चेक करेंगे तो उधर स्वेलिंग आता है। तो पेशेंट बहुत अभी कैंसर की वजह से इतना है कि स्वेलिंग, कोई भी स्वेलिंग आ जाएगी तो पेशेंट डरता है। तो उसको हमको चेक करके प्रॉपरली बेकर सिस्ट क्या है उसका हम एग्जामिन करके पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि उसको घबराने के लिए कोई बात नहीं है। तो इसमें हम अगर स्वेलिंग इस तरह की है तो अगर शोथ ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि कफ दृष्टि है या आम की वजह से वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम क्लिनिकली उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद है आरक्तता है क्या उधर। आरक्तता होने के अगर होगी तो हम ये जान पाएंगे कि उधर रक्त या पित्त की दृष्टि जरूर रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान आगे रहेगा। फिर लास्ट में आएगा क्रिया, मतलब जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो उधर रिपीटस आने लगता है। अगर आफ्टर 40-45 डेज आप बहुत सारे पेशेंट आपको बताते होंगे कि हर जॉइंट से आवाज आ रही है, तो पूरे बॉडी में वो वात बढ़ा हुआ रहता है, ये इसका मेन कारण रहता है। तो उस हिसाब से कितना है रिपीटस क्या है, हमारे स्नेहन चिकित्सा के बाद वो कितना कम हो रहा है, तो ये हमको जान लेना चाहिए। तो ये सब क्लिनिकल अप्रोच और पेन मैनेजमेंट ये हमारा मेन टॉपिक था। तो किस तरह से हम फाइनल ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आ जाए, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहना चाहिए। बेसिकली इसको मैंने 2 टाइप्स में सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। मतलब इनिशियल स्टेज है पेशेंट, इंटरमीडिएट स्टेज में या मेंटेनेंस स्टेज में। मतलब ट्रीटमेंट आने के बाद जो इनिशियल आपका रहेगा वो इनिशियल स्टेज रहेगा। फिर बीच में थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज आता है, उसमें थोड़ा सा पेशेंट का पेन कम हो जाता है और इसी टाइम पे पेशेंट ट्रीटमेंट लेना बंद करता है। ये नॉर्मली मैंने देखा है। और उसके बाद थोड़ा सा एग्रेवेशन होने के बाद फिर पेशेंट शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। तो ये कॉमनली मैंने देखा है एलोपैथी और आयुर्वेद में। तो ये जो गैप है ये हमको फिल करना है। तो इनिशियल फेज की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पेशेंट को हमको एजुकेट करना है कि ट्रीटमेंट आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्या क्या आपके क्लॉज है, किस जगह पे आपको काम करना है, कुछ जगह पे नहीं करना है। और उसके बाद फिर मेंटेनेंस स्टेज रहेगी, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज दे जाएंगे और देने ही चाहिए हम लोगों। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हम ये ऐसा प्लान कर सकते हैं। और दूसरा रहता है अकॉर्डिंग टू कॉजेस, मतलब धातु क्षयजन्य है, मार्गावरोधजन्य है, रक्त दुष्टि है, माउस मेद दुष्टि है, अस्थि मज्जा दुष्टि। तो इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ट्रीटमेंट में इनिशियल जब आपके पास पेशेंट आएगा तो हम एज यूजुअली उसका अग्नि कैसा है उस हिसाब से आम का दीपन पाचन करेंगे। अगर आमज रहेगा तो लंघन करेंगे, संतर्पण जन्य में करेंगे। लेप अगर लेप रहेगा, शोथ रहेगा, मतलब उधर आम रहेगा, तो उस तरह के लेप हम दे सकते हैं जिसके वजह से वो शोथ जा सके। इसमें एक जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जब भी आमवात का पेशेंट या किसी शोथ का पेशेंट आता है जॉइंट का, तो उस पर हम सुंठ का पाउडर या भिगो के लगा लेते हैं। जब तक बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है तब तक उसका मतलब है कि आपका आम का पाचन अंदर वो लिप कर रहा है। जिस दिन वो बर्निंग सेंसेशन करेगा उस दिन आम आपका खत्म हो गया। तो ये एक टेस्ट है, ये रेगुलरली हम यूज करते हैं। फिर अगर अपतर्पणजन्य है तो आपको स्नेहन करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज हो जाने के बाद पेन थोड़ा सा पेशेंट सेटल हो जाता है या फिर थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, उसके बाद उसको शोधन के लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा रहता है पेन ज्यादा रहने के बाद हमको कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, लेकिन शोधन जो है वो बेसिक पाचन हो जाने के बाद फिर शोधन करना चाहिए। तो शोधन में आपको बस्ती रहेगा, विरेचन रहेगा, वमन। अगर बहुत बार रहता है कि वमन जॉइंट पेन में बहुत इफेक्टिव है अगर वहाँ कफ दुष्टि रिलेटेड रहेगी, और वमन की फलश्रुति में भी आपको प्रतिशूल दिखाई देगा। रक्त मोक्षण है, गाउट या फिर वात रक्त जैसे पेशेंट जिसमें आरक्तता अचानक से आती है, पेशेंट बोलता है कल कुछ नहीं था लेकिन आज बर्निंग सेंसेशन, आज स्वेलिंग है, तो उधर हम रक्त मोक्षण करके पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। ब्रूहन अगर अपतर्पणजन्य रहेगा, स्नेहन इनिशियल स्नेहन स्टेज के स्नेहन के बाद उनको ब्रूहन चिकित्सा देनी चाहिए। और फिर मेंटेनेंस स्टेज में क्या क्या हम दे सकते हैं, तो मेंटेनेंस स्टेज में हमको रसायन चिकित्सा, उसका अग्नि मेंटेनेंस करना है, उसका वेट मैनेजमेंट करना है। अगर नी पेन का पेशेंट ओवरवेट के कारण आ रहा है तो आपने ट्रीटमेंट करके पेन कम कर दिया, लेकिन अगर वेट कम नहीं हुआ है तो वो फिर वापस से पेन बढ़ेगा, फिर आपके पेशेंट बोलेगा कि आपकी ट्रीटमेंट फेल होगी।
तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना चाहिए कि आपका वेट मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि साथ में एक्सरसाइज जरूरी है। फिर अलग टाइप्स के बेल्ट हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे जॉइंट पेन जो है उनका डिफॉर्मिटी है बढ़ते जा रहा है। तो बहुत डिफॉर्म होने जाने के बाद उधर रेस्ट, अगर पेशेंट का जॉब टू व्हीलर पे है, डेली वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स टू व्हीलर कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो उसने बेल्ट यूज किया तभी वो आगे जाके सस्टेन कर पाएगा, या फिर पेन उसका वापस आएगा, तो हमारा ट्रीटमेंट तो फेल हो गया ना। तो उसके वजह से बेल्ट रिकमेंड करना चाहिए। तो हर तरह के बेल्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसका नॉलेज लेके या फिर बाद में हम इस पे लेक्चर भी रख सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका नॉलेज हम ले सकते हैं। फिर बस्ती मेंटेनेंस स्टेज में हम यापन बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, क्षीर सिद्ध बस्ती है, जिससे अस्थि और मज्जा का पोषण हो जाए, इस तरह से बस्ती हम ले सकते हैं। उसके बाद जो ये स्टेजेस वाइज हो गया, अकॉर्डिंग टू कॉजेस हम कैसे करेंगे। धातु क्षयजन्य संधिशूल है तो स्नेहन करके एक्सटर्नल में हम बलाश्वगंधादि ऑयल यूज कर सकते हैं। संवहन करना है उसमें धातु क्षयजन्य, तो उसमें मसाज नहीं करना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट तेल मतलब मसाज, ये पेशेंट का सिंपल फॉर्मुलेशन है। तो उस पेशेंट को बताना चाहिए जब धातु क्षयजन्य रहेगा ओल्ड एज में, अगर आप मसाज करेंगे तो ज्वाइंट और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और ज्वाइंट पेन बढ़ेगा, तो आपकी ट्रीटमेंट गलत हो जाएगी सिर्फ मसाज की वजह से, न कि आपकी ट्रीटमेंट पूरी गलत है। तो उस हिसाब से आपको पंचकर्म थेरेपिस्ट को भी इंसिस्ट करना है, अगर वो कर रहा है तो संवहन नहीं करना है। इंटरनल में हम अमृतपाश है, स्वेदन में शालिसष्टिक पिंड स्वेद है, धातु क्षयजन्य में यूज करेंगे, और बस्ती में अनुवासन बस्ती है, पंचतिक्त है, यापन बस्ती है। तो धातु क्षयजन्य अगर संप्राप्ति आ रही है तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप रख सकते हैं। अगर मार्गावरोध जन्य है तो स्नेहन के लिए एक्सटर्नल विषयगर्भ तेल है जो अवरोध दूर करेगा। फिर स्वेदन के लिए हम पत्रपुटली कर सकते हैं, स्वेद हमको यूज करना है, उपनाह यूज करना है, लेप मैंने बोला शुंठी पाउडर आप यूज कर सकते हैं। तो मार्गावरोध जो आमजन्य मार्गावरोध रहेगा वो कम हो जाएगा। फिर बस्ती है, निरो बस्ती आप यूज कर सकते हैं। और फिर रक्त दुष्टि होगी तो पिंड तैल है, इंटरनल रहेगा। फिर हम जलों का वचन कर सकते हैं, रक्तमोक्षण है, नाड़ी स्वेदन हम कर सकते हैं। इंटरनल में महातिक्त ग्रोथ हम रक्त दुष्टि में यूज कर सकते हैं। अगर मौसव और मेदोवह दृष्टि आपको आ जाए तो स्नेहन सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर एक्सटर्नली कोट्टम चुकादे ऑयल आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा। इंटरनली आपको पंचगव्य ग्रोथ यूज कर सकते हैं। पत्रपिंड स्वेद है, अग्निकर्म है, वमन एंड विरेचन एंड बस्ती में निरो है। तो ये आपको हर तरह का जब आप क्लिनिकल अप्रोच प्रॉपर करके, एग्जामिन प्रॉपर करके फाइनल ट्रीटमेंट तक पहुंचेंगे तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट आपको यूज करना है। अस्थि मज्जागत आपको ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन किस लाइन से आप, किस ट्रैक से आप जा रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट आगे मिलने वाले हैं। तो अस्थि मज्जागत आगे रहेगा तो क्षीरबला, संवहन, स्नेहन, और इंटरनल में कल्याण ग्रोथ हम यूज कर सकते हैं। स्वेदन में शालिसष्टिक पिंड स्वेद है, बस्ती में अनुवासन, पंचतिक्त, यापन बस्ती, अलग अलग टाइप की बस्ती आप यूज कर सकते हैं। तो शोधन चिकित्सा में हमने देखा है वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती जो रेगुलरली हम यूज करते हैं उसी तरह से यूज करना चाहिए। उसके बाद शोधन किया, इंटरनल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन विहार चिकित्सा हम भूल जाते हैं। तो विहार चिकित्सा देना जैसे मेंटेनेंस स्टेज में हमने बोला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली दिनचर्या प्रॉपर फॉलो करना है, ऋतुचर्या प्रॉपर फॉलो करना है। निद्रा, इसके बारे में फिलहाल इस जो इरा चल रहा है उसमें रात 1-1, 2-2 बजे हर कोई सोता है, तो उसके कारण जो पित्त बढ़ता है, उसके कारण जो दुष्टि होती है, तो वो भी बहुत बार हम निग्लेक्ट कर देते हैं एज अ हेतु, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सदवृत्त है और योगा और ध्यान, तो ये तो विहार चिकित्सा में हमको पेशेंट को देना ही है। उस हिसाब से पेशेंट आगे फिर वापस आपको उसी कंप्लीट लेकिन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन पेशेंट को एजुकेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट होने के बाद ये आपको पुनः न हो जाए, इसलिए आपको क्या क्या करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थेरापेटिक प्रोसीजर इसमें स्नेहन हमने बताया है। स्नेहन के बहुत सारे फायदे, न्यूरो हार्मोनल इफेक्ट भी स्नेहन का रहता है, रिसर्च से प्रूवन हुआ है। स्वेदन है, हार्ट फॉर्मेटेशन है, अग्निकर्म हम करते हैं, हिल पेन के लिए सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है जो हम डेली यूज में देखते हैं। फिर इसमें जलों का विचरण, बहुत बार अचानक से स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग बहुत रहता है, बहुत बार वेरिकोज वेन से शोथ आके नी में पेन होता है, उस टाइम पे आप जलों का विचरण करेंगे तो पेशेंट को इंस्टेंट पेन रहेगा। विद्ध कर्म, फिर अग्निकर्म है, लेपन चिकित्सा मैंने जो बोला है, अलग अलग टाइप में जब पेन जो होता है वात रहेगा आपके त्वकगत में, मांसगत में, स्नायुगत में अगर रहेगा, आप लेप चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। बस्ती कर्म है, मर्म चिकित्सा है,
तो ये जो हमारा आज का लेक्चर उसका कोर आइडिया क्या है कि संधि शूल देखते वक्त आपको हेतु, दोष, अग्नि और संधि का जो कंपोनेंट्स है उनका स्टेटस क्या है, ये पूरा एक साथ हमको एनालाइज करके फिर फाइनल ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए। लेकिन ये ट्रीटमेंट देते वक्त जैसे मैंने इनिशियल आपको बोला कि आजकल लोगों का हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा आ रहा है, तो उस हिसाब से पेशेंट को एजुकेट करना है और कौन से केसेस आप ले रहे हैं या कौन से केसेस आपको नहीं लेना है। अगर जो नहीं लेने वाले भी आप ले रहे हैं तो पेशेंट को आपको एजुकेट करके ही लेना चाहिए, वरना तो फिर हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। मैक्सिमम हम पेशेंट को क्या बेनिफिट दे सकते हैं हमको उनको बताना चाहिए। तो इसमें अगर मेजर ट्रॉमा है तो हम वो चैलेंजेस बेसिक ट्रीटमेंट के बाद ही हम लेंगे। फ्रैक्चर रहेगा तो बहुत बार पेशेंट का ऐसा रहता है कि हमको सर्जरी करनी ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्योंकि बेस्ट ऑप्शन बहुत बार रहता है कि कुछ जगह पे यंग पेशेंट में हमको चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि सुश्रुत में भी यही बोला है। तो उस टाइप में अगर पेशेंट विलिंग नहीं है, या फिर बहुत बार ऐसा कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती है कि वो कोई भी किसी प्रकार की सर्जरी हो नहीं सकती, तो उस टाइम में हम कैसे क्वालिटी उनको पेशेंट की इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमको जरूर सोचना चाहिए। बहुत बार ट्यूमर वगैरह रहता है, इन्फेक्शन डिसीज रहता है और हम कुछ अलग करने जाते हैं, तो फिर मेडिको लीगल ऑफ नाउअडेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार लो बैक पेन होने के बाद मोटर वीकनेस आने लगता है, तो मोटर वीकनेस कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमको एनालाइज करके ही पेशेंट को एजुकेट करते रहना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, तो आप किसी ऑर्थोपेडिक का मदद लेके साथ में काम कर सकते हो। अभी तो सभी ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे और आगे जाके जरूर होंगे। तो प्रोग्रेसिव है, बहुत बार ब्लैडर कंट्रोल जाता है पेशेंट और हम इधर हमारा ट्रीटमेंट चालू रहता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए उस सिम्टम को। ओके, तो बहुत बार एग्रेवेटिंग फैक्टर जो रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहते, तब ये सब रेड फ्लैग है कि पेन का पेशेंट आने के बाद कहाँ हमें थोड़ा स्टॉप लेके एनालाइज करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। सो टेक होम मैसेज आज का ये है कि पेन मैनेजमेंट एक जर्नी है, ये कोई ऐसा नहीं कि आप आगे पेशेंट को दिया और पेन गया, तो ये जर्नी है। तो इसमें आपको पेशेंस, परसिस्टेंस और विलिंगनेस टू ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस आपको यूज करना पड़ेगा। आपको संतर्पणजन्य है, अपतर्पणजन्य है, धातु क्षयजन, ये सब आपको एनालाइज करते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार पुराना पेशेंट हमारा रहता है, कुछ दिन के बाद आती है, लेकिन संप्राप्ति पूरी डिफरेंट रहती है, तो उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लान भी चेंज करना पड़ता है। पेशेंट को एजुकेट, एम्पावर ऑफ पेशेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। पेशेंट को हमको एजुकेट करना चाहिए उनके पेन के बारे में, उनका पेन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैनेजमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है, ये हमको पहले दिन से उनको बताना चाहिए। उसके बाद जो कुछ फिलहाल बहुत सारे रिसर्चेस हमारे इसमें भी हो रहे हैं, एलोपैथी में भी हो रहे हैं। एलोपैथी में अभी ओजोन ट्रीटमेंट है, एब्लेशन थेरेपी है, ये सब आ रहा है। ये जब मार्केट में आता है वो बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये धीरे धीरे, लेकिन ये हमको भी सभी को मालूम होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट में क्या आ रहा है। वो नए नए टेक्निक्स सीखते जा रहे हैं। ओजोन थेरेपी अभी उनमें बहुत ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, वो ब्लड में भी ओजोन थेरेपी दे रहे हैं। तो ऐसे इनोवेटिव चीजें हमको भी सीखनी चाहिए, या फिर हमको मालूम होना चाहिए, उनके लिमिटेशंस हमको मालूम होना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या उधर कुछ हम काम कर सकते हैं क्या। तो इस बारे में हमको हमेशा एजुकेटेड रहना चाहिए और हमेशा नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। सो ये कुछ टेक होम मैसेज है। उस हिसाब से हम जॉइंट के पेन का पेशेंट हमारे क्लिनिक में आने के बाद हम उसे अच्छी तरह से जान के ट्रीट कर पाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज्यादा उपयोगी था, मुझे लगता है कि वीडियो पोस्ट कर करके नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि आप तो हमेशा करते हैं, तो एक ही मिनट में 5-6 बातें बहुत जरूरी सी चली गई, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर हम पेन की मैनेजमेंट का ये यस विषय अगर सीख जाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि किसी को आर्त, है ना, मीन्स दुख या पीड़ा से मुक्ति देने का एक फल लिखा है फलादेश के, अनेक हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, वो किसी को दर्द के मुक्ति के बाद मिलता है। हमारे डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक ऐसा वहाँ पोस्टर लगा हुआ था, ऐसे फ्रेम करवा के,
मेरे आने से पहले से ही था वो, 2010 से पहले ही। तो कभी किसी ने वहां रखा होगा कि भाई दर्द से मुक्ति करने का महत्व समझाया था उसमें। और मुझे लगता है कि ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि हम किसी की पेनफुल कंडीशन को ठीक कर सके, उससे उससे मुक्ति दिला सके, उसका डोज कम कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। और डॉक्टर शशि जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर पेन से रिलेटेड पूछना है। ये ऑर्थो का ही है और मतलब आपकी डिग्री देखी हाँ पहले मुझे भी लगा था क्योंकि एमएस तो पता है, एमएस ऑर्थो आयुर्वेद का नहीं पता था, तो ये पहली बार पता चला। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सीढ़ियों और से गिर जाते हैं और उसमें पेन रहता है और उसमें अधिकतर पेन जो होता है उनका मूवमेंट रिलेटेड होता है, जैसे अगर तेजी से चलें या करवट वगैरह चेंज करें, और खास करके एक तरह का पेन मतलब वहां पर रहता है ग्लूटियल रीजन या टेलबोन के आसपास रहता है। तो इसमें क्या एमआरआई वगैरह कराने का लोड रहता है या सिंपली जब हम आयुर्वेद की उपनाह वगैरह देते हैं या जो भी मान लीजिए कुछ पेन किलर्स वगैरह ग्लू वगैरह दे देते हैं, तो इन चीजों से हो सकता है या इसमें ओपिनियन ऑर्थो वालों की लेनी चाहिए अलग से? ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी सर, थैंक हो यू। जाए क्या सारा पानी? अगर पेशेंट पहली विजिट में आपके पास आ रहा है और आपको पेशेंट हिस्ट्री कुछ तो ट्रॉमा है, फॉल है, तो एक तो पहली बार आपको उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। घंटा हो गया। अगर आपको पिन पॉइंट पेन लग रहा है या स्वेलिंग किधर लग रहा है तो आपको एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे आप भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सरे फिजिक्स ये है वो, तो उसमें हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सरे सीखना पड़ेगा, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। उसी की ओके। स्मेल आ रही है। या फिर उसमें दूसरा ऑप्शन है पेन इंटेंसिटी, जो मैं बोला कि वो कितनी है। 1 to 10 में अगर पेन 2 या 3 है तो आप इनिशियल स्टेज में जो कुछ जन्य ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो आप कर सकते हैं। और आचार्य ने भी हमारे इसमें जनरली ऐसा है कि कुछ तो लगा तो गर्म पानी से सेकना है। ऐसे लोगों, नॉर्मली जनरलाइज लोगों का सब है कि गर्म पानी से सेकते हैं और बोलते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से देखे। लेकिन सुश्रुत ने भी कभी भी आघात जमने के बाद शीत परिषेक ही बोला है, मतलब आइस कॉम्प्रेशन ही लेना चाहिए। तो वो सबसे पहली बात रहती है, उससे स्वेलिंग कम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ हम गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, पेन का टॉलरेंस कितना है क्या है उस हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि रक्त दृष्टि ज्यादा है तो उधर हम जलों का वचन करके भी उनको रिलीफ दे सकते हैं। 2 लीटर ले आ। अगर आप टेल बोन के बारे में बोल रहे हैं तो टेल बोन कैसा रहता है, उधर माउस और नर्व्स बहुत ज्यादा रहती है, तो उधर पेन और बर्निंग सेंसेशन ज्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से वहाँ उपनाह थोड़ा ज्यादा, आइस कॉम्प्रेशन के बाद उपनाह मतलब हम करेंगे तो ज्यादा रिलीफ पेशेंट को बैठता है। और पेशेंट को मेंटेनेंस में हमको सॉफ्ट कुशनिंग फॉर 1 or 2 months, ऐसे हर जो कुछ इंजरी का जो पार्ट है उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। बहुत बार अलग तरह के बंद भी हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमको खुद को एजुकेट कर लेना चाहिए धीरे धीरे। अगर आप ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या फिर आप विलिंग है, मतलब बहुत बार आप करने जाएंगे तो उसके बाद फिर सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट बढ़ने लगती है धीरे धीरे। जैसे मैंने अभी इनिशियल बोला कि फीमर फ्रैक्चर का पेशेंट आ रहा है, उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमको ये थिंक करना पड़ेगा पहले से ही उनको कैसे मैनेज कर पाए। उसके लिए हमको युक्ति प्रमाण यूज करके हर तरह का किसी का हेल्प लेके वो करना चाहिए। लेकिन हम कर जरूर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सरे निकालने, जब भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो एक्सरे निकालना चाहिए। कभी बहुत बार वेट बेरिंग हमको अवॉइड पेशेंट को बोलना पड़ता है। तो वो सब चीजें हैं, वो ध्यान में रख के हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ सकते हैं। तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर करना चाहिए, एनालाइज करके करना चाहिए। जब भी आपको हेल्प लगे तो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, किसी ऑर्थोपेडिक की ले सकते हैं, या फिर एक्सरे वगैरह निकाल के खुद भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उषा जी पूछ रही है, प्रेजेंटेशन की सराहना की है। अप टू व्हाट डिग्री लिगामेंट टियर ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा? हेलो डॉक्टर विक्रांत, मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो डॉक्टर विक्रांत, हेलो बेटे, कोई चैट बॉक्स में लिखिएगा
मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा या आपको भी नहीं सुनाई दे रहा? हेलो। अच्छा, डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए। डॉक्टर शशि जी। हेलो। यस मैम। अच्छा, यस आ गए। मैम। आवाज आ रही ठीक है, ठीक है, ओके। यस हाँ यस जी, मैं कुछ यस स्टेबल हो गया था ना, सुनाई नहीं दे रहा था। जी डॉक्टर साहब बताइए। मैं ये बता रही थी, डॉक्टर उषा जी ये हाँ तो पूछ रही है, हाँ किस डिग्री का लिगामेंट टियर हो तो आयुर्वेदा से हम्म, ठीक हो सकता है, हो जाएगा? ओके। तो लिगामेंट जो रहता है उसमें 2 या 3 डिग्री रहती है या फिर 4 डिग्री रहती है। एसिल एसिल के बारे में हम किसी एक लिगामेंट के बारे में हम सोचेंगे। एसिल के बारे में सोचते हैं हम, जो नी में रहता है, जो कॉमनली हम हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डिग्री आप ले लो, उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी डिग्री में। लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है उस हिसाब से पेशेंट को आपको बताना है। अगर पेशेंट 60 या 65 या 55 एज का होगा तो किसी भी तरह की सर्जरी की कभी जरूरत नहीं रहती, ये मॉडर्न के हिसाब से भी। ओके। और अगर पेशेंट यंग है, 20-25 साल का है, उसका एक्टिविटी हेवी है, तो हम इनिशियल स्टेज में उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देके उनकी मोबिलिटी पूरी लाके उनका स्वेलिंग कम करके फिर अगर जरूरत है, पेशेंट को सिम्टम्स है, इंस्टेबिलिटी है, तो उस हिसाब से हमको सर्जरी करना है नहीं करना है ये हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। अगर डिग्री वाइज हम क्लासिफाई करने पे कर सके तो फर्स्ट 2 डिग्री में हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि पेशेंट को तकलीफ क्या है, पेशेंट कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि ये हर हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा उसमें। किस टाइप या कौन सी जगह पर लिगामेंट टियर हुआ है, कौन सा लिगामेंट है, पेशेंट की एक्टिविटीज क्या है, पेशेंट का एज क्या है। अगर कोई भी पेन नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं है और पेशेंट अच्छी तरह से मूवमेंट कर पा रहा है, तो उसे उसमें अगर एमआरआई में भी टीयर दिखा रहा है लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, तो उसमें ट्रीटमेंट सर्जरी हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और ये ऐसे नहीं कि आयुर्वेद, ये मॉडर्न लिटरेचर भी कहता है। तो उस हिसाब से उनका जो लिमिटेशन है वहाँ हमको जरूर मालूम होना चाहिए उनके लिमिटेशन क्या है। क्योंकि अगर पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास जाएगा और रिपोर्ट दिखाएगा तो वो तो यही बोलेगा कि लिगामेंट टियर है, आपको डॉक्टर ने बताया नहीं है वो। तो हमको पेशेंट को बताना चाहिए कि ये इतना इतना टियर है, हम इतना इतना इसमें कर सकते हैं। अगर आपका पेन गया, आपका कंप्लेंट पूरी खत्म हो गई, तो आप सर्जरी के लिए जाना जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान जरूर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सबीना, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर सबीना। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा प्रश्न क्या यह है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में उसका कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, बट वो पेशेंट करना नहीं चाहता है। सो इन दैट केस व्हाट वी डू? उसका क्या रक्त मोचन या जलों का कर सकते हैं हम उस पेशेंट में? यस, डेफिनेटली। बहुत बार कार्पल टनल जो आपने बोला उसके 2-3 कारण रहते हैं। एक तो ट्रॉमा रहता है बहुत बार, कौन सा ब्रिज का कोई तो बोन फ्रैक्चर होता है, उधर स्वेलिंग आ जाती है, फिर नर्व पे प्रेशर आने लगता है। बहुत बार ऐसा रहता है कि पेशेंट का वर्क ऐसा रहता है, मतलब बेबी कैरिंग करना है या फिर कुकिंग में कुछ हेवी रहता है, तो उसके कारण होता है। तो दोनों का अलग अलग थोड़ा सा ट्रीटमेंट रहेगा। ट्रॉमेटिक रहेगा तो इनिशियली हमको बेसिक ट्रीटमेंट करके फिर वहाँ रक्तमोक्षण करना चाहिए। रक्तमोक्षण के बाद सबसे पहले कार्पेट डायग्नोस करने के लिए आपके हाथ में आयुर्वेदिक तो प्रोटोकॉल हिसाब से आप डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन एनसीबी टेस्ट करके भी आपको वो जान लेना चाहिए। मतलब आपका पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से कर रहे हैं। तो उसके बाद रक्तमोक्षण है, उसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है पत्रपुटली और फॉलोड बाय पिंडस्वेल। तो इससे क्या होता है, अंदर का स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाता है और स्वेलिंग कम हो जाने के बाद नर्व धीरे धीरे फ्री होने लगती है। इसके बाद पेशेंट को कंटिन्यूस एक्सरसाइज देना है। जैसे जैसे पेन कम होता जाए वैसे वैसे पेशेंट को एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए। तो ये सीक्वेंस से आप जाएंगे तो धीरे 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 पेन कम हो जाता है। एक बार
मूवमेंट पूरी आ जाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग देना है हमको, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स होना चाहिए। तो उसके बाद मसल स्ट्रांग हो जाने के बाद फिर नर्व पे लोड नहीं आएगा। इस तरह से हम बिल्कुल कार्पल टनल की सर्जरी है वो अवॉइड कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हमको लगते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो पेशेंट को उतना आपको बता के फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके सर। सर नेक्स्ट पेशेंट का है, तो एक पेशेंट है फ्रैक्चर का केस है, वो उसमें स्टील डाला था, बट आफ्टर 1 मंथ स्टील रिमूव किया, बट स्वेलिंग अभी भी है। और वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया तो उसने स्वेलिंग का लिए कुछ ट्रीटमेंट के लिए मुझसे आस्क किया, बट मैंने उसको फ्रैक्चर के लिए हाथ जोड़ वो मेडिसिन दिया था, बट उसका स्वेलिंग अभी भी रिलीफ कम नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट आई सजेस्ट हिम। कौन सा डिसीज बोला मैडम? फ्रैक्चर का केस था, बोन फ्रैक्चर है। ओके, कौन सा फ्रैक्चर था लेकिन? यस पार्डन? ये लेग का लिटिल फिंगर का फ्रैक्चर हुआ था। लेफ्ट फीमर का? नहीं, लिटिल फिंगर का लिटिल फिंगर का फ्रैक्चर हुआ था। और उसको कितने दिन हुआ है? 1 मंथ हो गया। उसका ये स्टील रिमूव किया है। ओके, स्प्लिंट रिमूव करने के बाद थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है उसमें। तो एक कभी भी एक फ्रैक्चर के बाद आपको एक्सरे निकाल लेना चाहिए अगर 1 महीना हो गया है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। उसके बाद पेशेंट को आप मोरिवेना धारा कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो मोरिवेना धारा करने के बाद फिर लाक्षादी गुगुल है, आबा गुगुल है, इससे पेन थोड़ा सा और स्टिफनेस थोड़ा सा रिड्यूस होते जाएगा और फ्रैक्चर हीलिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगा। बाकी काम तो एक्सरसाइज कर देता है। लाक्षादी गुगुल एंड ये हिमालय का ये मेडिसिन वो 2 महीने दी रहा है, बट उसका स्वेलिंग का प्रॉब्लम अभी भी है। तो स्वेलिंग के लिए हमने उसका लेप कर सकता है सर? नहीं, स्वेलिंग और स्टिफनेस जाने के लिए 1.5 मंथ और लगेगा। तो आफ्टर रिमूविंग स्टील रिमूव किया तो भी आफ्टर 1.5 आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्प्लिंट पूरा फिंगर का पूरा मूवमेंट आने के लिए, ग्रिप बनने के लिए 1 से 1.5 महीना जाता ही है। अगर आप अच्छी तरह से धारा वगैरह करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उतना टाइम लगता है तो घबराने वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। तो टाइम तो लगता है 3 to 2 मंथ्स लगता है। यस यस। ओके सर, आई सजेस्ट हिम। या ओके, थैंक यू सर। जी Yes. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सर मीनाक्षी। उसका हाँ जी, हाँ जी सबीना। मैम उसको ये जॉइंट फ्रैक्चर में हम उसका तो जॉइंट को न्यू फ्रैक्चर को बोन मजबूत के लिए हम कुछ मेडिसिन लाक्षादी गुगुल के बाद अदर मेडिसिन also दे सकता है और नहीं? और किसके लिए? ये बोन फ्रैक्चर के कंडीशन में, तो बोन को मजबूत करने के लिए, बोन को मजबूत करने के लिए? यस सर। हाँ, लाक्षा गुगुल है, अबा गुगुल है, उसके बाद अस्थि पोषक वटी आप यूज कर सकते हैं। अस्थि पोषक मतलब अस्थि और मज्जा, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी। अस्थि और मज्जा को ध्यान में और रखकर और हमको संधान कर्म करना है। संधान करना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मीनाक्षी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। डॉक्टर मीनाक्षी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी नमस्ते बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी कि 14 लास्ट मंथ 14 जनवरी को मेरे को ऐसे ही कुछ जस्ट सीढ़ी पर से जैसे मैं थोड़ा सा पैर टिल्ट हो गया लेटरली, और उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया था और थोड़ा पैर ब्लूइश हो गया था लेटरल एस्पेक्ट साइड से।
और सर उसके बाद मैं एक नियर बाय ऑर्थोपेडिशियन के पास गई, वहां पर एक्सरे करवाया, और एक्सरे करवाने के बाद उन्होंने वो सॉफ्ट सर्जरी के ही लिए बोला, कोई हेयर लाइन भी नहीं था। बट उस टाइम मैं 1 वीक रेस्ट पर भी दी, और स्टिक के थ्रू मैं राइट पैर पर वेट दे करके थोड़ा बहुत अपना हल्का वर्क कर पा रही थी। तो अभी मैंने सर स्टिक छोड़ दी है, और अभी सिर्फ लाक्षादी गूगल और उपनाहा किया है सर टोटल चुकादी से। बट अभी भी जैसे मैं डेली रूटीन वर्क है तो वो कर रही हूँ, बट मैं लेफ्ट पे पैर पर इतना वेट नहीं ले पा रही हूँ जितना मैं, मतलब, और वॉकिंग में थोड़ी अभी इंजरी प्रॉब्लम को कितने दिन हो गए? इंजरी को सर कितने बस दिन हुए? कल सर पूरा 1 1 मंथ मंथ। हो जाएगा। 1 मंथ हो गए। तो अभी आप स्वेलिंग है उधर? हाँ जी सर, जब जैसे मैं चलती हूँ मॉर्निंग, अब जैसे ड्यूटी जाना है और फिर आना है, तो तो फिर उसका आकर रीजन के ये भी हाँ, तो उसका रीजन ये रहता है, जब भी बोन कोई फ्रैक्चर रहता है तो बोन तो अंदर है, तो उसके पहले बहुत सारे मसल्स रहते हैं, टेंडॉन्स रहते हैं, तो उनको भी इंजरी हुई रहती है। तो जब वो हील हाँ जी होते हैं सर। तब वो थोड़े से बहुत बार रहता है कि उनका जो सर्कुलेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है, होता पहले कुछ दिनों में। तो जब भी आप प्रेशर देके चलेंगे तो वहाँ पेन होगा। तो उसमें एक कर सकते हैं कि आप जलों का वचन उधर कर दीजिए, तो उससे स्वेलिंग आना थोड़ा सा जल्दी कम हो जाएगा। सर अब जैसे ग्रेटर टॉय है सर, उसमें ओके थोड़ी सी नमनेस इस टाइम, अब ठीक हो गया सर वो तो, ओके। बट थोड़ा हाँ थोड़ा नहीं, लिटिल वो बिट स्वेलिंग के कारण नर्व इरिटेट होके वो नमनेस आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे हील होता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो आपको यूज करते वक्त स्पोर्ट शूज ज्यादा यूज करना है अगले एक दो महीने के लिए। हाँ जी हार्ड सर फुटवेयर नहीं यूज करना वही, है। हाँ जी सर वही करते हैं। हाँ। और सर कुछ ऐड करना है? ये सफिशिएंट है, आप दारा भी कर सकते हैं। आपका बहुत ही धारा अच्छा करते वक्त अभी सुंदर चंदन, व्याख्यान। हाँ, चंदन वाला लक्षा दे की धारा कीजिए। ठीक है सर, ओके सर। जी, बहुत-बहुत चंदन वाला धन्यवाद लक्ष्य। डॉक्टर। डॉक्टर उज्ज्वला, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर उज्ज्वला? हेलो? हेलो डॉक्टर उज्ज्वला? हेलो डॉक्टर उज्ज्वला? हाँ मैम, अभी हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत अच्छा सेशन था। सर मुझे पूछना ओके। था कि जैसे कि जब धातु क्षयजन्य अवस्था आती है और कोई कोई जैसे जो काम वाले लोग हैं वो बहुत काम करते हैं और उनको मानसिक स्ट्रेस भी रहता है, तो मेरी जो काम वाली लेडी है तो उसको बहुत मस्कुलर पेन, बैक पेन रहता है और कभी उसके नी में भी पेन रहता है। तो यहाँ पे डिजेनरेटिव है तो वो लोग तो ज्यादा खर्चा भी नहीं कर पाते, तो वहां पे हम एक तो बाह्य चिकित्सा में ऑयल का कौन सा यूज करें और अभ्यंतर में कौन सा यूज करें कल्प, क्योंकि मैं अंतर दूसरा में आप प्रैक्टिस करती हूँ पर मैं दूध। वातव्याधि इतना नहीं करती हूँ सर, प्लीज गाइड। ओके। तो बायो में आप अगर धातु क्षयजन्य है तो चंदन वाला ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप, या धन्वंतर यूज़ कर सकते हैं। और अभ्यंतर आपको गुरुत्वपान ज़्यादा देना चाहिए उनको। उसमें पंचतिक्त गुरुत भी आप दे सकते हैं, या तिक्त क्षीर उसका गुरुत बना के वो भी दे सकते हैं, पंचतिक्त का। तो अभ्यंतर स्नेहपान का सर इम्पोर्टेंस भी होता है। सर जो अभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत गुगुल है ना, तो वो कभी कभी उष्णा हो जाता है पेशेंट में, तो वहां का रिप्लेसमेंट हम कौन सा कर सकते हैं, दूसरा घृत? शतावरी घृत आप यूज़ कर सकते हैं फिर, ओके सर, प्लेन शतावरी धन्यवाद। घृत, शतावरी और गुड़ुची ऐसा सिद्ध करके। यस वो शतावरी गुरुजी का सिद्ध करके घृत बनाना है हमें। यस 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 यस। ओके सर। सर और क्योंकि लिगामेंट दोनों, टेयर के, लिगामेंट टेयर के लिए भी अभ्यंतर औषधि का जैसे पार्शियल है, ज्यादा नहीं रहता है, तब हम मुरीवेण्णा धारा के साथ अभ्यंतर कौन सा कल्प यूज कर सकते हैं वहां पे सीरा कंडरा का जैसे विचार करके? एक तो चंद्रबाबा भी यूज कर सकते हैं,
गूगल आप जितना हो सके उतना यूज करिए। लक्षा गूगल उसमें ज़्यादा रहेगा, और चंद्रप्रभा भी यूज कर सकते हैं। सर चंद्रप्रभा सर आपने क्यों बोला? क्योंकि उसमें तो बहुत मतलब उष्ण ही हाँ, कल्प है ना, माउस वो इसके माउस लिए मुझे। हाँ, हाँ, जब भी माउस वह दृष्टिजन्य कुछ रहेगा, ओके, जैसा स्नायु और कंडरा उत्पत्ति माउस के से होती है, तो वहाँ वो बल्ले का काम करता है। उसमें शिलाजीत भी है ना, जी सर। तो उस हिसाब से आप चंद्रप्रभा यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट रहेगा। चंद्रप्रभा और लाक्षाती गुगुल ना। या यस धन्यवाद सर। यस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंजलि, आप अभी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। यस मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर डिस्क बल्ज का पेशेंट है अगर, सर उसमें जो पेन हो रहा है सर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट? सर उस जैसे स्पाइनल नर्व जो है उसका भी कंप्रेशन है, उसमें बल्जिंग की वजह से सर वो कंप्रेस हो रही है नर्व, तो सर पेन जो है वो रेडिएटिंग है पूरा, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? हेलो हेलो। यस। जी सर हाँ आवाज। क्वेश्चन एक बार फिर। हाँ आ रहा है। हेलो हाँ, डॉक्टर सर। अंजलि एक बार हाँ बोल सकते क्वेश्चन हैं फिर अभी। से रिपीट कर दो बेटा, वो है ना इंटरनेट का कुछ जी डिस्टरबेंस है बेटा। जी मैम। जी। सर एक पेशेंट है जैसे, तो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है सर, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज, हाँ और ओके। स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो रही है सर उसकी वजह से, जो क्योंकि सर बल्जिंग एज हो कितना है पेशेंट रही का? है, तो सर एज 55 प्लस। ओके। सर तो बल्जिंग जो है अभी पेशेंट का वर्क प्रोफाइल क्या है? सर पेशेंट मेल है फीमेल है? फीमेल पेशेंट है सर, हाउस ओके। वाइफ ही और है सर। पुरानी कोई ओके, पुरानी कोई नहीं हिस्ट्री सर, नहीं है ना ट्रॉमा की? हिस्ट्री नहीं है, ओके, बस सर ये तो इसको एज 4 ऑफ साल से। 55 या हाँ हाँ हाँ, एज ऑफ 55 टू 60 आप अगर किसी का भी एमआरआई करेंगे तो 60-70% में लोगों में डिसबल्ज आने वाला है। ओके, अगर पेशेंट को डिसबल्ज है तो उसमें स्पेसिफिक कुछ सिम्टम आ रहे हैं क्या, वो सबसे पहले हमको देखना चाहिए। सिर्फ पेन ये सिम्टम नहीं है, क्योंकि पेन ये सिम्टम लो बैक में 10 कारणों से अलग अलग रीजंस रहते हैं। जी सर। ओके, और डिस्क जो है वो ऑलरेडी इलास्टिक रहती है, तो हम उधर ट्रीटमेंट करके वो थोड़ा सा डिस्क जो है वो श्रिंक हो जाती है, और प्रेशर अगर होगा नर्व पे वो कम हो सकता है। लेकिन पेन जो है वो प्योरली डिस्क बल्ज के कारण है क्या नहीं का है, जो क्लिनिकली देख के आपको पता करना पड़ेगा। सर बेसिक ट्रीटमेंट करके नहीं एमआरआई है, वही बोल रहा हूँ मैं। जब एज आपको 55-60 एज में आप किसी बात का भी एमआरआई करेंगे, नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट का भी एमआरआई करेंगे, तो उसमें डिस्क बल्ज आने वाला है, क्योंकि इट इज डिजनरेटिव है। ओके, वो डिजनरेशन के बाद आता ही है। तो हम एमआरआई ट्रीट नहीं करते, हमको पेशेंट को ट्रीट करना है। तो पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या है उस हिसाब से एमआरआई हमको सिर्फ गाइडलाइन देगा, लेकिन उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान नहीं करेंगे। जी पेशेंट को क्या तकलीफ है, मैंने जो क्लिनिकल अप्रोच आपको बोला, हिस्ट्री टेकिंग से ट्रीटमेंट अप्रोच तक, तो उसमें पेशेंट को बिठा के आप प्लान कर सकते हैं, तो वो आसानी रहेगी। अभी इसमें एक रेड फ्लैग ये भी है कि पेशेंट का अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो रहे हैं, पेशेंट को अगर वीकनेस आ रहा है और वो प्रोग्रेसिव है, पेशेंट का बॉवेल मूवमेंट या यूरिन का जो है वो कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पड़ेगा। जी। ओके, तो ये सब आपको एग्जामिन करके जैसे जैसे आप पेशेंट ट्रीट करते जाएंगे, आप खुद को भी एजुकेट करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहला ये है कि एक्सरे या एमआरआई ट्रीट नहीं करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके घुटनों के एक्सरे बहुत खराब है,
लेकिन पेशेंट अच्छी तरह से चल पा रहा है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि एक्सरे अच्छा है लेकिन उनको पेन बहुत सारा है। तो सिर्फ एक्सरे में जो इमेज दिख रही है स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वही एक पेन का कारण नहीं रहते, बाकी कारणों का भी ठीक कर हमको लो बेटा, अभी विचार अच्छा करना चल चाहिए। रहा है ना। जी सर, थैंक यू सर। सर यस। इसमें हम पंचकर्म में कुछ हेल्प हाँ, इसमें ले सकते डेफिनेटली हम कर सकते हैं। कटिबस्ती इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। बहुत बार वो पेन जो रहता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए रहता है, मतलब सेंटर पॉइंट से थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर वो पिन पॉइंट रहेगा तो उधर हम अग्निकर्म भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और फिर बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत अच्छी तरह से यूज में आती है। सर बस्ती और सर ऑयल कौन सा यूज करें उसमें? नहीं, बस्ती में अभी कोई एक ही ऑयल आपको 15 दिन नहीं यूज करना है। मैंने जो अभी बोला कि धातुक्षयजन्य है, अवरोधजन्य है, उस हिसाब हाँ। से आप क्लासिफाई करके अलग अलग टाइप के बस्ती, अलग अलग टाइप के पंचकर्म आप प्लान कीजिए, उस हिसाब से आप करते जाएंगे। लेकिन अगर सामावस्था है तो गोविंद पत्र पुट्टली आप पहले कीजिए, उससे सामावस्था खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप पिंड श्वेत पर शिफ्ट हो जाइए। ठीक, थैंक यू सर। ओके। ओके। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका पुणे में क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर उज्ज्वला पूछ रही है। मेरे लास्ट स्लाइड में एड्रेस था कोथरूड डेपो पुणे। आप अच्छा जी, कोथरूड डेपो पुणे। ओके जी। मैं डॉक्टर ममता से निवेदन करूंगी कि आज विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आप वो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। डॉक्टर ममता मेडिकल ऑफिसर नहीं, अभी वर्तमान समय में अपना उत्तरदायित्व बताना। विद्यार्थी विश्व आयुर्वेद परिषद की आप कार्यकर्ता रही है वहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में। डॉक्टर ममता। थैंक यू मैम। सर आपका जो आज का सेशन है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इतना अच्छा नॉलेज और इतने सरल भाव से आपने हमें प्रस्तुत किया, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी जो श्रोता इतने ध्यान से सुन रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा अभी अपना वो प्रेजेंटली किस कॉलेज में शायद आप काम कर रहे हैं ना, वो भी बता देते बेटा। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोमरव्रत डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज सीकर में, और विश्व आयुर्वेद परिषद में सह प्रभारी हूँ, महिला प्रकोष्ठ राजस्थान। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। ज्ञापन करने के लिए। उज्ज्वला जी क्या कह रही है? एक ऑनलाइन केस आया था, तो अभी बात करनी है बेटा, या जो पिछला वाला पूछा था वो ऑनलाइन केस आया था, ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं मैम, मैम मेरे पास एक केस आई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी, वात व्याधि मतलब स्पाइन ओके में बहुत सारे प्रॉब्लम है। उनका एज ओके भी ओके 65 है और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है दिल्ली में। तो उनको दिल्ली में मुझे पता नहीं है कौन से डॉक्टर है, क्योंकि ये वात व्याधि तो पंचकर्म ही करना पड़ेगा ना उनको, बस्ती वगैरह। तो मुझे तो कोई डॉक्टर पता नहीं दिल्ली में, तो आपको कोई पता है तो इसके लिए मैं पूछ रही थी। जी बेटा, दिल्ली में अपने पंचकर्म में डॉक्टर संतोष भट्टड़ है, जो पहले हमारे कुलीग रहे जयपुर में भी, है ना। तो कभी मैंने भी उन्हीं के अंडर में पंचकर्म करवाया था, कुछ दृष्टि वगैरह को दूर करने के लिए। और अय्या अय्या हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अय्या में है डॉक्टर संतोष भट्टड़। उनका हमने लेक्चर भी करवाया था, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप दिल्ली में लोकल दिखाना चाहते हैं तो अय्या में भेज सकते हैं पेशेंट को, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट ही है ना। और बाकी पुणे का एक बार, जो मेरे लिए वो शब्द नया है, तो मैं पुणे का एक बार फिर से बोल दीजिए डॉक्टर साहब एड्रेस, पुणे वाला अपना हॉस्पिटल का। कोथरूड कोथरूड डेपो पुणे। ओके जी, तो मैं समझ रही हूँ कि सभी समझ गए होंगे। और डॉक्टर ममता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। डॉक्टर साहब पुनश्च विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप जैसे स्पीकर हमें मिलते रहे और ये हमारी व्याख्यान माला निशुल्क रूप से अनवरत चलती रहे और ज्ञान यज्ञ चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आइए हम सभी मिलके आयुर्वेद को उसका उचित मान सम्मान दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद।